द डार्क डेल्टा फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एक डार्क डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल। और ये मेन टॉपिक है जो ग्रिफिथ में इंक्लूड है। प्रीवियस जो टॉपिक्स है हमारे पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल स्टेप, वो ग्रिफिथ में नहीं थे, और बल्कि मैंने जेटली से लिए थे। तो वो डिस्कस कर किया जाना वो जरूरी मैंने समझा, क्योंकि वो सिंपलेस्ट केस थे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पोटेंशियल अगर गिवन हो तो शूटिंग इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। तो वो सिंपल केस है। तो अब हम इस काबिल हुए हैं कि इस जो डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल को हम डील कर सकें। और इस केस में जो एक ऐसा एसेंस है इस टॉपिक की, वो है कि हमारे पास हर पूरे रीजन में, पूरे स्पेस में, वन डायमेंशन स्पेस में जो पोटेंशियल है वो जीरो, लेकिन एक पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिट है। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल है, एक रीजन में हमारे पास पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्फिनिट हो जाता है। तो इसे कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिव्यू कर लें कि डार्क डेल्टा फंक्शन होता क्या है। तो ये है, पूरे स्पेस में हमारे पास आपको जीरो होगा, लेकिन एक पॉइंट पे ये इन्फिनिट होगा। इन्फिनेटली हाई, इन्फिनेटली नैरो स्पाइक एट द ओरिजिन। ठीक है। और उसका अगर आप एरिया लें, यानी कि इंटीग्रेट करें आप उसे, तो आपको मिलेगा वन। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर आप एक्स अदर देन जीरो पे हैं, और अगर आप एक्स जीरो पे हैं तो ये होगा इन्फिनिट। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो एरिया अंडर द कर्व आपको मिलता है वन। ठीक। और इसकी मजीद प्रॉपर्टी है कि आपने ये देखना कैसे है कि आप वो स्पाइक है कहाँ पे, फंक्शन इन्फिनिट है कहाँ पे। तो आप इस पूरे आर्गूमेंट को उठा के इक्वल टू जीरो रखिए और एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो इस पूरे आर्गुमेंट को उठा के एक इक्वल रखा जीरो के, और एक्स की वैल्यू जो फाइंड की, तो हमारे पास ये डार्क डेल्टा की जो स्पाइक है वो है एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो हर जगह पे ए जीरो है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारे पास ये फंक्शन इन्फिनिट है। एक प्रॉपर्टी कि अगर आप डार्क डेल्टा के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग का काम करता है कि हर पॉइंट पे आपके पास ये जो है वैसे जीरो है, तो ये क्या करेगा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी फंक्शन के साथ, तो ये फंक्शन की इस पॉइंट पे जहाँ पे इन्फिनिट है उस पॉइंट पे वैल्यू पिक कर लेगा। ठीक है। तो क्या किया डार्क डेल्टा ने, जब आपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, कि इसने सिर्फ एक पॉइंट जो कि ए है जिसपे फंक्शन की स्पाइक है, उस पे फंक्शन की वैल्यू पिक कर ली है। ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं कि डार्क डेल्टा मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ ऑफ ए पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और आप इनको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक, तो हमें मिलेगा इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट वन। तो बाकी रह जाएगा एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ, अगर डाई डेल्टा किसी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन डाई डेल्टा इन्फिनिट है, वो सिर्फ आपको फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक है। जरूर इसमें जो मैटर करती है चीज़ वो ये कि आपने जो पॉइंट जहाँ पे स्पाइक है वो इंटीग्रेशन में होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास जो स्पाइक है वो इन्फिनिट, हमारे पास पॉइंट ए है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक हो, फिर भी हमारे पास जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट वन ही आएगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही नैरो है। तो ये नैरो विड्थ ये कवर कर लेगा हमारे पास एप्सिलॉन, अगर बहुत स्मॉल भी है तो माइनस इन्फिनिट लेके इन्फिनिट तक होना लाजमी नहीं है। सिर्फ ये लाजमी है कि आपके पास जो स्पाइक है वो इन्फिनिट पॉइंट जहाँ पे डेल्टा फंक्शन इन्फिनिट है, वो इंटीग्रेशन के अंदर हो, लिमिट्स के अंदर हो। फोर्स पोज। अब ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, इसका आपने पहले फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पे इसकी वो है इन्फिनिट है। तो आप इसको एक्स आर्गुमेंट को उठा के इक्वल टू रखोगे जीरो के, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। तो -2 पे इसकी स्पाइक है। तो इस इंटीग्रेशन में -2 होना चाहिए लिमिट से, तो -3 से +1 तक इंटीग्रेशन है, तो इसमें -2 मौजूद है। तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी पूरी फॉलो होगी। तो ये पूरी इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा कि जो फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी सिर्फ एक पॉइंट पे, जो कि -2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और -2
3 और साथ x -2 पावर 2 लो तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 और ये -1। तो ये इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट हो। अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन होती -1 से लेके 1 तक, तो इस इंटीग्रेशन का पूरा रिजल्ट 0 होता, क्योंकि जिस पॉइंट पे डेल्टा की स्पाइक है वो -2 है, वो इंटीग्रेशन में इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट होता 0। तो ये चीज़ चेक करना लाजमी है। द डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल, तो अब आ जाए डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल पे। तो ये फंक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, जिसकी वैल्यू ये गिवन है कि हमारे पास डेल्टा एक्स वो डेल्टा फंक्शन है, और चूंकि ये एक्स आर्गुमेंट में है, तो इसका मतलब है इसकी जो स्पाइक एग्जिस्ट करती है वो है 0 पे, ओरिजिन पे है, और नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास है नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल है। ठीक, माइनस अल्फा जो है वो इसकी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में ये पोटेंशियल है, तो इसको मैं डिनोट करूंगा अक्सर एरो से, एक थिक एरो से मैं डिनोट करूंगा कि ये हमारे पास डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है। इसके लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है श्रोडिंगर इक्वेशन का, और जो कि दोनों को टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास, एक स्कैटरिंग भी और दूसरा बाउंड भी। तो इस टॉपिक की बजाय तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन कई जगहों पे अप्लाई भी हो सकता है। तो हम 5th चैप्टर में देखेंगे कि इसके लेके हम एक वो जो कॉम मॉडल है सॉलिड का, वो बिल्कुल इसी के ऊपर है कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे एटम है वहाँ पे फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है, और जहाँ पे एटम हमारे पास न्यूक्लियर को नहीं पड़ा हुआ तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तो जहाँ जहाँ एटम पड़ा होगा वहाँ स्पाइक होगी, जहाँ एटम नहीं होगा वहाँ पे स्पाइक नहीं होगी। तो पूरा ये रिपीटेशन होती है, जिस रिपीटेशन को हम सॉलिड कहते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन फिलहाल फिलहाल ये जो हमारे पास बाकी टॉपिक से मुख्तलिफ बिल्कुल इस तरह से है कि इसमें डिफरेंट रीजन में पोटेंशियल डिफरेंट है, वो तो पहले भी था, लेकिन इन्फिनिट है। ठीक है, इन्फिनिट है। इन्फिनिट स्क्वायर वेल में इन्फिनिट था, लेकिन वो ये चीज नहीं थी कि उसमें हमारे पास वो इन्फिनिट जो था वो थ्रू आउट उसकी रेंज इन्फिनिट तक थी। एक खास सिर्फ स्मॉल रीजन में हमारे पास पोटेंशियल 0 था, बाकी जगह पे इन्फिनिट था। लेकिन इस केस में हमारे पास एक स्मॉल रीजन में, बहुत ही स्मॉल रीजन में हमारे पास इन्फिनिट है, और बाकी जगह पे पोटेंशियल 0 है। तो इस इन्फिनिट पोटेंशियल को इस तरह से हमने किस तरह से कैसे डील करना है, और बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, ये हम मेनली इसमें सीखेंगे। सो अल्फा इज सम कांस्टेंट, Schrodinger equation for this potential will be minus h का square over 2m डी डबल डेरिवेटिव ऑफ साई माइनस ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, साथ साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो मैं डिफरेंट रीजन्स में पहले पोटेंशियल लिखूंगा, और फिर हम आएंगे इसके ऊपर जीरो पे। पहले मैं लेस देन जीरो जाऊंगा एक्स नेगेटिव साइड पे, फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली साइड पे, फिर हम डील करेंगे कि जीरो को किस तरह से ट्रीट करना है हमें। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाउंड स्टेट और पोटेंशियल रीजन्स में। हमारे पास इस रीजन में जीरो है, और हमारे पास जो बाउंड स्टेट है उसके लिए एनर्जी लेस देन जीरो है। ठीक, तो रीजन नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पे हमें पता है पोटेंशियल 0, तो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी, ये पोटेंशियल टर्म 0 हो जाएगी। डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2me और h का स्क्वायर साई। इसको हम कंपेयर करेंगे प्लस वाली इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाली नहीं है बल्कि प्लस वाली इक्वेशन है। उसकी वजह ये है कि ई हमारा नेगेटिव है, तो के स्क्वायर पॉजिटिव तभी आ सकता है जब आप इसको कंपेयर करो इस तरह से, और ये वैल्यू आएगी। अब ये देखिए हमारे पास के जो कैपा है वो ना सिर्फ रे पॉजिटिव है बल्कि रेल है, क्योंकि ई की वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे करता इसको पॉजिटिव इक्वेशन के साथ कंपेयर करता, तो मेरे पास नेगेटिव इक्वेशन के साथ कंपेयर करता, तो कैपा स्क्वायर इज इक्वल टू होता 2me ओवर एच का स्क्वायर, और वो हमारे पास बन जाता स्क्वायर रूट में 2me आ जाता। ठीक है, और ई नेगेटिव है, तो हमारे पास कैपा रेल ना रहता। तो इस वजह जरूरी है कि इसको प्लस वाली कोइन से कंपेयर किया जाए, और प्लस वाली कोइन का हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो विदाउट आयोटाज है। तो साई इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस कैपा एक्स प्लस बी ई पावर कैपा एक्स। तो ये सोल्यूशन आ गया नेगेटिव साइड पे। और बाउंड स्टेट है, बाउंड स्टेट की डेफिनेशन एक ये है कि
वो इन्फिनिट पे डाई डाउन होना चाहिए। तो हम जो रीजन है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव इन्फिनिट पुट करके देख लेते हैं। तो जो टर्म ब्लो हो रही होगी, हम उसको उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो कर देंगे। तो इस सीक्वेंस में अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करें, तो आप देख रहे हैं कि ये तो जीरो हो जाती है टर्म, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो जीरो नहीं होगी, उल्टी ये हमारे पास अनडिफाइंड इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ए इक्वल टू जीरो हो। तो सॉल्यूशन बन गया नेगेटिव साइड पे साई ऑफ एक्स इक्वल टू बी बी ई पावर कैपा एक्स। तो रीजन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, सेम वे, और उसका हमारे पास शूटिंग रिक्वेंस भी बिल्कुल सेम बनेगी, बिल्कुल सेम कैपा आएगा हमारे पास। और उसका रिजल्ट है साई इज इक्वल टू एफ ई पावर माइनस कैपा एक्स प्लस जी ई पावर कैपा एक्स। फिर हम दोबारा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि ये बाउंड स्टेट है, इस वजह से इन्फिनिट पे इसका डाई डाउन होना चाहिए। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास साइड पे जो इन्फिनिट है वो है पॉजिटिव इन्फिनिट। तो इसमें इक्वेशन में पॉजिटिव इन्फिनिट पुट करें हम, तो हम देखते हैं कि जो जी वाली ये वाली टर्म है ये ब्लो हो रही है, तो इस वजह से जी को जीरो रखेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ई पावर माइनस कैपा एक्स। तो बाउंड्री कंडीशन में एक चीज हम दोबारा याद कर लें कि साई हमेशा कंटिन्यूस होगा, जबकि जो डेरिवेटिव है साई का वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन सिवाय एक जगह पे जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिट हो। जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिट होगा वहां पे हमारे पास साई का डेरिवेटिव इन्फिनिट साई का डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, जबकि साई हमारे पास हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो इनकी जो वो है बाउंड्री कंडीशन ऊपर वाली साई की, तो हम एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि पहले हम करते हैं, लेकिन डी साई और डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव के लिए हमें मोहतात होना होगा, और इसके लिए एक स्पेशल हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ साई के पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ और नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ जो फंक्शन है, वे फंक्शन जीरो पे दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, जीरो पे सेम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वेव फंक्शन एक जगह से ब्रेक होके दूसरी किसी और जगह से स्टार्ट हो जाए। तो हमारा वेव फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूटी हमें शो करती है कि अगर मैं इधर जीरो पुट कर दूं और यहाँ पे मेरे पास बी है और यहाँ पे भी एफ है और एक्सपोनेंट आएगा हमारे पास जीरो, तो ये शो करती है कि दोनों बी और एफ सेम है। तो सोल्यूशन मेरे पास आ गया है और वो है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बी ई पावर कैपा एक्स, एक्स नेगेटिव साइड पे और बी ई पावर माइनस कैपा एक्स, एक्स पॉजिटिव साइड पे। तो ये वेव फंक्शन हो गया हमारे पास। और डेल्टा फंक्शन जो है अब हमारे पास आएगा कि एक्स, ये देखिए एक्स जीरो को हमने कवर नहीं किया, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स जीरो पे आपको पता है कि फंक्शन जो डेल्टा फंक्शन है वो है इन्फिनिट। तो हम इसको डील करेंगे कुछ इस तरह से कि हम इंटीग्रेट कर देंगे शूटिंग इक्वेशन को। तो हम इस शूटिंग इक्वेशन को इंटीग्रेट करें हैं माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन, और जबकि एप्सिलॉन इटसेल्फ अपोजिट टू जीरो है, ठीक है। और सिर्फ हमने ये किया है कि जो एक्स ओरिजन वो रीजन है, ओरिजन जो है वो लिमिट्स के अंदर आ जाए, सिर्फ हमने एप्सिलॉन की समझ लें इतनी वैल्यू रखी है। तो माइनस एच स्क्वायर टू एम ये वैसे कांस्टेंट है, और डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन ले से प्लस एप्सिलॉन, इसकी भी इंटीग्रेशन, और हमारे पास राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन है। वी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस एल्फा डार्क डेल्टा, डेल्टा है हमारे पास, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा फंक्शन अगर इंटीग्रेट करें किसी फंक्शन के साथ तो वो उसकी एक पॉइंट पे वैल्यू को पिक कर लेगा, और इस इंटीग्रेशन का पूरा रिजल्ट होगा माइनस एल्फा, ये माइनस एल्फा बाहर चला गया था, और इंटीग्रेशन का रिजल्ट हुआ साई ऑफ जीरो, ठीक है। एक्स जीरो पे डेल्टा फंक्शन है, एक्स जीरो पे वैल्यू पिक कर ली है इस फंक्शन की, जो हमारे पास वेव फंक्शन है। तो इस पूरी इंटीग्रेशन का रिजल्ट हुआ माइनस एल्फा साई जीरो। और जबकि ये है कि हम इंटीग्रेट करें डी एक्स पे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो एक डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी हैं। तो एक डेरिवेटिव जाता रहेगा और हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की लिमिट अप्लाई होगी, एक प्लस पे
प्लस एप्सिलॉन अपर लिमिट, और ये हमारे पास है माइनस एप्सिलॉन लोअर लिमिट। ठीक है, तो जबकि एप्सिलॉन इटसेल्फ अप्रोचेस टू जीरो है। तो इस पूरी चीज को, जो ये मेरे पास है, मैं जिसको बॉक्स कर रहा हूँ, इसको मैंने कंप्रेस करके ऐसे लिख दिया। इसका मतलब बिल्कुल ये है, और साथ माइनस एच का स्क्वायर रूट 2m, और इसको ले जाएं राइट साइड पे, ये बन जाएगा अल्फा साई एट जीरो। तो ये आ गई मेरे पास डिसकंटिन्यूटी, कि जब कभी आपके पास किसी पॉइंट पे वेव जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट हो रहा हो, तो साई के फर्स्ट डेरिवेटिव में जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो ये होगी -2m अल्फा ओवर एच का स्क्वायर, और उस पॉइंट पे वेव फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी लाया करते हैं, इस केस में हमारे पास x जीरो पे थी, तो वेव फंक्शन हम x जीरो पे ले रहे हैं। So discontinuity in derivative of psi, if psi does not vanish at x is equal to 0, it is proportional to psi 0। तो हमारे पास ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो जीरो पे, ओरिजिन पे जीरो हो रहा हो। तो अगर ऐसा केस नहीं है तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी फंक्शन के ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये जो हमने इस स्लाइड पे जो आपको ये डिस्कशन नजर आ रही है, ये बहुत जनरल है। या इसके हमारे पास जो डेल्टा फंक्शन है उसकी स्पाइक लाइक है जीरो पे है। अगर वो जीरो पे ना होती तो हमारे पास जहाँ पे भी लेट से ए पे होती, तो यहाँ पे ए आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, तो जहाँ पे स्पाइक है उस पॉइंट पे वेव फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू आ जाती। तो इसकी हम आगे आगे आने वाले लेक्चर में एक सैम्पल प्रॉब्लम भी देखेंगे जहाँ पे जीरो पे डेल्टा फंक्शन नहीं होगा, बल्कि एक पॉइंट और ए ओवर टू पे होगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं डिसकंटिन्यूटी अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो जैसे मैंने बताया, इस स्लाइड पे जो डिस्कशन है ये जनरल है, तो आप इनको डार्क डेल्टा अदर देन जीरो के लिए भी डील कर सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम डील करेंगे, और वो है ये कि आपने डेरिवेटिव लेना है प्लस साइड का। ठीक है, तो डेरिवेटिव ये था हमारे पास, ये रही मेरे पास प्लस साइड। तो प्लस साइड का डेरिवेटिव और माइनस नेगेटिव साइड पे जो डेरिवेटिव है वो मैंने अवेल्युएट करना है। तो ये प्लस साइड का डेरिवेटिव आ गया, ये देखिए पावर में कैपा है माइनस कैपा एप्सिलॉन, और ये नेगेटिव साइड का डेरिवेटिव है, दोनों का डिफरेंस। और मैं लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, और ओरिजिन पे साइज जीरो था ना, यहाँ पे साइज जीरो था, तो साइज इसमें दोनों में से कोई भी किसी पे भी जीरो पुट कर दें एक्स की वैल्यू, तो आप ई पावर जीरो हो जाएगा जो कि वन, और साइज जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है बी, सिर्फ बी। तो ये मेरे पास बी आ गया, सिर्फ बी साइज जीरो पे, और ये मेरे पास डेरिवेटिव है जो डिसकंटिन्यूटी एवेलुएट कर रहा है। तो इधर से भी अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो पुट कर दें जो कि लिमिट में है, तो यहाँ से माइनस कैपा बी बन जाएगा, माइनस कैपा बी, बी बी ये दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दें, और के लिए इसको सॉल्व कर लें कैपा को। सो कैपा इज इक्वल टू एम अल्फा ओवर एच का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कैपा की। और आपको पता है कि कैपा की अगर आप वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, और कैपा और ये एनर्जी इंटररिलेटेड है। तो कैपा इज इक्वल टू था स्क्वायर रूट टू एम ई ओवर एच कट, तो कैपा स्क्वायर इज इक्वल टू है -2 me ओवर एच कट स्क्वायर। तो इसको कैपा की ये जो वैल्यू है इसको यूज कर लें, तो वो बन जाएगी एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, कैपा की जगह पे इस जगह पे वैल्यू आ गई, और एच कट 4। और आप अगर ई के लिए सॉल्व करें तो ई इज इक्वल टू है -1/2 m अल्फा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये रही मेरे पास बाउंड स्टेट की एनर्जी। तो डेल्टा पोटेंशियल जिसकी स्पाइक नेगेटिव साइड पे है, उसकी जो हमारे पास बाउंड स्टेट है उसकी एनर्जी है -1/2 m अल्फा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर। As delta function stronger and stronger, the energy becomes deeper and deeper। तो आप देखें नेगेटिव है, अल्फा अगर स्ट्रोंगर होता जाता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू आप जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो एनर्जी है वो और डीप होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें मैथमेटिकली नजर आ रहा है। वेव फंक्शन के लिए हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि आपने पूरी स्पेस पे इंटीग्रेट करना है साई के स्क्वायर मॉडल्स को, और इक्वल टू 1 रख के आपने कोफिशिएंट जो है ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो दोनों आप देख लें कि फंक्शन सेम है हमारे पास साई के। और मैं आपको शो करता हूँ, बिल्कुल सेम है कि हमारे पास ये देखें, अगर ई पॉजिटिव साइड पे हैं हम तो ई पावर माइनस कैपा एक्स है, और अगर नेगेटिव साइड पे हैं तो ई पावर कैपा एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। याद रहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें जो चीज रन हो रही होगी वो नेगेटिव एक्स ही रन हो रहा होगा, और इसमें पॉजिटिव एक्स रन हो रहा होगा, लेकिन साथ हमारे नेगेटिव है। तो इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, तो दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो हम बजाय कि इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिट तक, तो क्यों ना हम इसको इंटीग्रेट कर दें जीरो से लेके इन्फिनिट तक। ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिट तक, और साथ मल्टीप्लाई कर दें टू के। तो जब कभी आपके लेट से एरिया अंडर द कर्व आपके पास जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल इस तरह से सिमेट्रिक है, तो आप बजाय के दोनों को इंटीग्रेट करें -2 से लेट से +2 तक, तो हम ये करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर दोनों साइड पे फंक्शन की आपके पास सिमेट्रिक है और इवन फंक्शन है, तो हम +2 इस केस में -0 से लेके +2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो एक्चुअली यही हमारे पास रिजल्ट होगा अगर हम -2 से लेके +2 तक इंटीग्रेट करें। तो इसमें मैंने ये किया, 0 से लेके इन्फिनिट तक इंटीग्रेट किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, ई पावर -2 कैपा एक्स, एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन तो एज इट इज आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट में टर्म है -2 कैपा एक्स, तो -2 कैपा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 कैपा आ जाएगा। अब अगर आप लिमिट्स पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपा, और कैपा की वैल्यू हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे, वो है स्क्वायर रूट कैपा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा स्क्वायर रूट m अल्फा ओवर h कट। तो ये रहा मेरे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। एक यहाँ पे चीज नोट करने वाली है, वो ये डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल है एग्जैक्टली वन बाउंड स्टेट रिगार्डलेस ऑफ अल्फा। तो डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल की सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड स्टेट होगी, अल्फा की वैल्यू जो मर्जी हो। ठीक है, वो डीप होती जाएगी या कम, वो या फिर शैलो हो जाएगी एनर्जी, अगर आप अल्फा की वैल्यू को बढ़ाते या कम करते हैं, लेकिन जो मर्जी हो अल्फा की वैल्यू, डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल की एग्जैक्टली वन बाउंड स्टेट होगी। ठीक है, तो ये रही मेरे पास बाउंड स्टेट, ये बाउंड स्टेट रही, और ये रहा मेरे पास बाउंड स्टेट की एनर्जी। तो यहाँ इस जगह पे मेरे पास वो बी की वैल्यू आ गई, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये था ई पावर माइनस कैपा एक्स। और एक्स ये मॉडुलस में क्यों है, इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। वो ये कि जब कभी आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रीजन में हैं तो वेव फंक्शन है माइनस कैपा एक्स, और अगर आप नेगेटिव रीजन में है तो वेव फंक्शन है ई पावर कैपा एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो दोनों केसेस में नेगेटिव अपेयर होगा यहाँ पे, आप बेशक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, तो इस वजह से इसको मॉडल्स में लेके बाहर माइनस ले लिया गया है। और एनर्जी पहले हम देख चुके हैं।